1956 के तकरीबन जो है आसपास, जब बुद्ध के जन्म को लेकर एक बड़ा समारोह हो रहा था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 14वें दलाई लामा जो है वो भारत गए थे। 14वें दलाई लामा अभी जीवित हैं और उनको हर कोई देखना सुनना चाहता है, और उनसे जुड़ी हुई चीजें कैसी हैं वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। कोई भी दलाई लामा होता था तो उन्हें सिर्फ उनका जो परिवार है वो सिर्फ दिन में जो है यहाँ पर उनके साथ रह सकता था। इस वक्त मैं लासा के समर पैलेस नोबलिंका में हूँ और एक ऐसी इमारत, एक ऐसा पैलेस दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर दिलचस्पी न सिर्फ भारत के लोगों में होगी बल्कि भारत में रह रहे उन तिब्बती लोगों में भी होगी, और खुद शायद भारत में बैठे निर्वासित 14वें दलाई लामा को भी होगी कि किस तरीके से वो पैलेस जहां पर वो आखिरी वक्त में रह रहे थे वो कैसा दिखता है। तो ये नोबलिंका है, समर पैलेस, और ये जो आप पीछे मेरे एक बड़ा सा पैलेस देख रहे हैं ये दरअसल 14वें दलाई लामा जो कि अभी जीवित हैं, भारत में रहते हैं और निर्वासित सरकार चलाते हैं, ये उनका पैलेस है। और बहुत कम समय वो यहाँ पर रह पाए थे, लेकिन चूंकि यहाँ अंदर फोटो और वीडियो लेने की इजाजत नहीं है तो यहाँ से जुड़े हुए कुछ रोचक जानकारियां मैं वो आपको दे सकता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि शायद वो बहुत कम जगहों पर लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर मैंने देखा कि 1956 के तकरीबन जो है आसपास, जब बुद्ध के जन्म को लेकर एक बड़ा समारोह हो रहा था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ 14वें दलाई लामा जो है वो भारत गए थे, और जब वो लौटे थे तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक भारत सरकार की सील वाला एक बड़ा रेडियो जो उस वक्त हुआ करता था, बड़े से आकार का, अलमारी के आकार का, वो दिया था। भारत के कुछ फर्नीचर्स दिए थे। इसके अलावा उनको जो है अजंता एलोरा की एक फर्स्ट कॉपी जो है वो तस्वीर जो है वो भेंट की गई थी। लेकिन अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14वें दलाई लामा अभी जीवित हैं और उनको हर कोई देखना सुनना चाहता है, और उनसे जुड़ी हुई चीजें कैसी हैं वो आप मेरे सामने देख रहे हैं। यहाँ पर चूंकि 14वें दलाई लामा जो है वो उस दशक में आए जब काफी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आगे आ चुकी थी, बहुत सारा इवोल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक चीजें इजाद हो रही थी। तो यहाँ पर न सिर्फ रेडियो उपलब्ध है, एक रशियन रेडियो उपलब्ध है, भारतीय रेडियो उपलब्ध है, इसके अलावा यहाँ पर यूके से लाया हुआ पहला जो तिब्बती फ्लश जो है वो ये लगाया गया था, और कहा जाता है कि वो फ्लश वाला जो वॉशरूम है वो दलाई लामा ने अपने परिवार वालों के लिए लगाया था। हालांकि जो कोई भी दलाई लामा होता था तो उन्हें सिर्फ उनका जो परिवार है वो सिर्फ दिन में जो है यहाँ पर उनके साथ रह सकता था। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई और बाकी लोग यहाँ पर आते थे, उनसे मिलकर चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर उसके बाद दलाई लामा को जो है अकेले रहना होता था। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर एक सोने का सिंहासन बनाया गया था, और कहा जाता है कि सिर्फ 2 या 3 दिन जो है वो दलाई लामा उस सिंहासन पर मुश्किल से बैठ पाए थे, और उनका एक म्यूरल यानी कि भित्ति चित्र जो कि हाथों से बनाया जाता है वो यहाँ पर मौजूद है, और उनकी तस्वीर वहां पर मौजूद है जब वो युवा थे, तकरीबन 23 साल के थे, और अब उस जगह को जो है पूरी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। जाहिर तौर पर तिब्बत को लेकर बहुत एक लंबा इतिहास रहा, लेकिन चाइना सरकार ने ये कोशिश की कि इस जगह को उसी तरह से संरक्षित किया जाए, और यही वजह है कि आप कितने भी विशेष हों, अंदर आपको फोटो वीडियो ले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो म्यूरल्स हैं, जो कि भित्ति चित्र बहुत सुंदर बनाए गए हैं, उनको उन कैमरों की फ्लैश लाइट से नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ये जो पूरा महल है, यहाँ पर जहाँ मुख्य जगह जहाँ पर दलाई लामा लोगों से मिलते थे, वहां पर एक बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है जो कि तिब्बत में ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से बंदर जो कि गुफाओं में रहते थे और उसके बाद वहां से आगे आगे वो बढ़े, उन्होंने शादी की, खेती शुरू की, उसके बाद महल बने और तिब्बत जो है यहाँ तक विकसित हो पाया, उसकी पूरी इवोल्यूशन हिस्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो तस्वीर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि वो लासा आए, और लासा आने के बाद नोबलिंका में मौजूद 14वें दलाई लामा के इस महल को देख सकें और अंदर जाकर उन हिस्सों को देख सकें जो कि बाकी आम लोगों को इजाजत नहीं होती है। चूंकि हम चाइना सरकार के बुलावे पर यहाँ पर मीडिया प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, तो हमने तमाम उन चीजों को देखा और समझा है, और हम दर्शकों को बता रहे हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं देख पाते हैं वो उसे सुन सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 14वें दलाई लामा से जुड़ी हुई एक एक चीज को, उनकी जिंदगी से एक एक जुड़ी हुई चीज को, चाहे यहाँ पर मॉडर्न फर्नीचर्स देखने को मिला, मॉडर्न ड्राइंग रूम का जो कॉन्सेप्ट आया था जहां पर सोफे लगे हैं वो, और पुराने तौर तरीके, हर एक हिस्से को संरक्षित और बचाकर चीनी सरकार ने रखा है। और यहाँ पर लोग इसे म्यूजियम के तौर पर भी देखते आते हैं, और तिब्बत के बौद्ध धर्म मानने वाले इसे एक धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान या मंदिर समझकर यहाँ पर दर्शन और परिक्रमा के लिए भी आते हैं। तो मैं गौरव श्रीवास्तव, लासा से, टाइम्स नाउ भारत के लिए।